अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ पीरियड कवर करना है फ्रॉम रिएक्शन काइनेटिक्स, एंड दिस विल बी योर थर्ड लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। अब इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है, वैसे तो हाफ लाइफ से मुराद है आधी जिंदगी। मसलन अगर एक इंसान की 60 साल जिंदगी है तो 30 साल को हम उसकी हाफ लाइफ बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिकली इस तरह से ये नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, क्या होती है हाफ लाइफ पीरियड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ये कैसे डिपेंड करती है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड और इसकी एग्जांपल दें। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले इसको कवर करने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। द टाइम एट विच अ सब्सटेंस रिमेन्स। इसमें हमने सिर्फ हाफ लाइफ पीरियड नहीं पढ़ना, बल्कि हमने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को भी स्टडी करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, तो वो भी हम सीखेंगे, साथ ही भी। द टाइम एट विच अ सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। आपने किसी सब्सटेंस को इनिशियली कितना लिया, वो जब मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को 1 ग्राम लेता हूं शुरू में, तो 1 मिनट बाद वो आधा ग्राम रह जाती, तो 1 मिनट उसका हाफ लाइफ पीरियड होगी। सही हो गया। तो हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से आधी रह जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। के एग्जाम्पल नंबर जो 1 है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 1 वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जो हाफ लाइफ पीरियड होता है हमारे पास, इसको हम T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड, दिस शोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ T1/2। ठीक है, अगर ये फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं वो साथ साथ बताता हूं आपको। एग्जांपल नंबर 1 पहले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास N2O5 ये गैस होती है, N2O5। ठीक है, एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डीकंपोज होती है। और फॉर एग्जांपल डीकंपोज वो जिसमें भी हो रही है, वैसे ये N2O4 में होती है और ऑक्सीजन में होती है। छोड़ें उसको, ये गैस थी और ये डीकंपोज हुई, फिर बच गई थोड़ी। फॉर एग्जांपल ये शुरू में थी हमारे पास 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये इतनी थी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी। तो जब इसकी पहली हाफ लाइफ गुजरी, और इसकी हाफ लाइफ होती 24 मिनट 45 डिग्री पे, तो 24 मिनट बाद जो इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ को मैं यूं लिखूंगा, 1 लिखूंगा यहां पे T1/2, यानी पहली हाफ लाइफ के बाद ये बची अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से आधी, यानी 0.05 मोल। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। जितनी ये शुरू में थी 0.1 मोल्स पर डेसिमल, उससे आधी बच गई कितने टाइम के बाद, 24 मिनट पे। तो 24 मिनट यानी 24 मिनट्स विल बी द हाफ लाइफ ऑफ दिस N2O5 गैस। अच्छा, फिर सर अगले 24 मिनट बाद यानी 48 मिनट जब गुजर जाएंगे, देखिए 24 पहले गुजरे, 24 और इसमें ऐड करें तो टोटल कितने गुजर गए। टोटल मैं लिखे हैं यहां पे, ये मैंने टोटल लिखे हैं आफ्टर 48 मिनट्स। ठीक है, तो ये इसकी सेकेंड हाफ लाइफ होगी। सेकेंड हाफ लाइफ को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह 2 लिखे और साथ T1/2, ये सेकेंड हाफ लाइफ है। तो ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से अब रह जाएगी आधी। तो सर ये खत्म हो जाएगी, फिर नहीं खत्म होगी। ये सारी जो डीकंपोजिशन हो रही है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर है, ये याद रखना। दिस इज टोटली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, लेकिन यहां पे जो डीके है ये फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहां पे अब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन इसको नहीं समझना, इसको समझना है। 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब अब इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसके बाद ये बचेगी 0. इसका आधा करें तो ये बनता है कितना बनता है, 0.025। ठीक है, 5 का जो आधा होता है वो जारी बात है ये बचेगा 25। ठीक, तो ये हमारे पास अब कंसंट्रेशन बची है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। मोल्स, समझ आ रही है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, तो ये भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में ही थी ये वाली और ये वाली भी। अब मुझे बताएं
ये तो 100% हमारे पास कंसंट्रेशन थी, ये वाली 100% थी, है ना। ये कितनी बची सर, ये 50% है। तो ये कितनी बची सर, ये 25% है। शाबाश, वेरी गुड। तो देखने दें, यहां तक क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसी को और मिनट्स के बाद देखें, यानी फर्दर 24 मिनट्स और गुजर जाएं, तो 24 में 24 ऐड किए तो 48 बना, 48 में फिर आप 24 ऐड करो तो मेरे ख्याल में ये 72 बनेगा। यस, हाँ जी 72 बनेगा। तो 72 मिनट्स जब गुजर जाएंगे तो कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी? यस, तो हमारी ये थर्ड हाफ लाइफ यहां पे होगी, हमारी नहीं N2O5 की होगी। तो इसके बाद ये N2O5 जो बचेगी, अब वो इनिशियल कंसंट्रेशन से और आधी रह जाएगी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं, ये पॉइंट याद रखना है आपने। तो ये बनी हमारे पास 0.0125 मोल्स पर डेसीमीटर, ये बचेगी हमारे पास। अब ये 25% से कम होके 12 पॉइंट, यानी 25 का आधा करें तो 12.5% बची है यहां पे। तो तीसरी हाफ लाइफ के बाद यानी 72 मिनट्स के बाद ये खत्म नहीं हुई, ना ही 48 मिनट बाद ये खत्म हुई, बल्कि ये एक लामुतनाही यानी इनफाइनाइट टाइम शुरू हो गया इसको डिकम्पोज होने के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज फर्स्ट ऑर्डर के मुताबिक हो रही है, यानी इसकी डिके फर्स्ट ऑर्डर के मुताबिक हो रही है। तो हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर N2O5 जो है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 24 मिनट्स है, तो 72 मिनट्स बाद वो कितने % डिके हो जाएगी? तो आप बताओगे डिके तो वो बहुत सारी हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो 12.5% बचेगी, ठीक है, जो इसके अलावा होगी वो डिके हो जाएगी। तो क्या ये 100% डिके हो सकती है? तो इसके लिए इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए, क्योंकि और एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसकी कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगी, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, तो ये चलती जाएगी सीरीज, बहुत लंबी सीरीज होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के मुताबिक ये डिके था। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1। आई रियली होप कि आपको हाफ लाइफ पीरियड की समझ आई होगी कि मैं क्या यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होती है, उसको आपने कैसे डिफाइन करना है, एग्जांपल कैसे देनी। एग्जांपल नंबर 2 इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। एग्जांपल नंबर 2, यूरेनियम। यूरेनियम के हमारे पास वैसे तो 238 वाला आइसोटोप भी होता है, 35 वाला, यहाँ पे हम 35 वाले की बात करें तो हमारे पास है यूरेनियम 235 इसका मैस नंबर है, ये एक आइसोटोप है यूरेनियम का। इसमें जो हाफ लाइफ होती है ना, वो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 710 मिलियन ईयर्स। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतने, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 7.1 इंटू 10⁸ ईयर्स, आई थिंक सो यही बनेगा, आप इसको देख लेना करके। 710 मिलियन ईयर्स का मतलब है 71 करोड़ साल, आसानी में, क्योंकि हम करोड़ों में और लाखों में ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं, मिलियंस में कम समझ आता है। तो 71 करोड़ साल इसकी जो है ना वो हाफ लाइफ है, सही है। ये पॉइंट याद रखना है, 71 करोड़ ईयर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसका जो डिके है ना, या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो खुद ब खुद ताबकारी करते हैं और कम होते रहते हैं। जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हैं, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है डिके, जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके हैं ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होती है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, क्यों होती है उस पर मैं आता हूं। अभी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही था ये वाला। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन। ये, अब ये पॉइंट याद रखना है आपने, फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन है ये, यानी डीके है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी आपके रेडियो एक्टिव डीके हैं उसमें न्यूक्लियस तो एक ही होता है, एक ही तरह का होता है, एक नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन वो एक ही टाइप का होता है। मसलन इसमें जितने भी न्यूक्लियाई हैं, यानी इसके न्यूक्लियस, वो यूरेनियम 92 और 235 है, उसके अलावा नहीं है। तो जितने भी डीके होते हैं, है ना, एलिमेंट्स के, वो फर्स्ट ऑर्डर के ही अकॉर्डिंग होते हैं। ये इसका जवाब है, साथ में मैंने आंसर भी दे दिया। तो इसका मतलब अगर हम यूरेनियम 92 235 लें और हम ये लें 1 किलोग्राम 1 kg, तो बताएं मुझे 71 करोड़ साल बाद, यानी 710 मिलियन ईयर्स अगो लेटर, ये कितना रह जाएगा? आफ्टर 710 मिलियन ईयर्स ये इसकी पहली हाफ लाइफ होगी, है ना। दैट विल बी द फर्स्ट हाफ लाइफ। कितना बचेगा सर? ये बचेगा ½ kg एग्जैक्टली।
यूरेनियम जो हमारे पास बचेगी दैट विल बी 235 और ये बचेगी 0.5 kg। बेटा ये कितने परसेंट बच गई है? तो सर ये 50% बच गई है ना। हाँ जी 50%। पहले ये 100% थी। यहाँ पे जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कंसीडर की वो 100 थी, जितनी भी ले लें 1 ग्राम किलोग्राम 2 किलोग्राम, वो इनिशियल आपने ले ली एक दफ़ा, तो उसके बाद वो 71 करोड़ साल बाद आधा kg रह जाएगी, खुद ब खुद डिके होती रहेगी। फिर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी आफ्टर 2 × 710 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 दफ़ा ये 71 करोड़ साल 2 दफ़ा गुजर गए, इसका डबल। तो फिर ये सेकंड हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी। सो ये होगा 2T1/2। तो बताएं कितनी बचेगी? सर हम आपको बताते हैं, ये बचेगी सर, यस एग्जैक्टली सही बताया आपने, 0.25 kg, यानी 250 ग्राम आप कह लें, पाव, एक पाव बचेगी। पहले आधा किलो बची, फिर ये पाव बचेगी, एक पाव का तो पता होगा आपको। और यहां पे ये कितने बची? 25%। तो इसको डिके होने के लिए भी इससे अगली हाफ लाइफ जो 3 × 710 मिलियन ईयर्स अगो थर्ड हाफ लाइफ होगी, ये बचेगी 12.5%। फिर आगे उसका इनिशियल से वो डिके हो, तो इसको भी लामहदूद टाइम चाहिए। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन होते हैं उनको लामहदूद टाइम चाहिए। यहां पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम यहां से मैं आपसे शेयर करता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर। देखें ये आपने याद रखना है, दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन is inversely proportional to the initial concentration। ये भी आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या लिखी जा रहे हैं, सही, रेज टू पावर n लेस देन 1। ये जब हम मुख्तलिफ हाफ लाइफ फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो ये डेफिनेशन हमें लिखना पड़ती है, फिर हम इलाबोरेट कर पाएंगे ये एक्चुअल में क्या बात हो रही है। अच्छा टाइम थोड़ा जल्दी निकल रहा है तो हम भी थोड़ा हो लेते हैं इसमें। मैं ये कह रहा हूं जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर nth ऑर्डर, ये जो हम नीचे यहां लिखते हैं ये ऑर्डर होता है, ये जो यहां लिखते हैं वो हाफ लाइफ पीरियड का नंबर होता है। मतलब जब मैं ये लिख रहा हूं 1T/1/2 तो इसका मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ। जब मैं ये लिख रहा हूं कि 1T1/2 है तो इसका मतलब है इसका नंबर, ये पहली हाफ लाइफ है, ये दूसरी हाफ लाइफ है, ये तीसरी है। लेकिन जब मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के साथ कोई वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 तो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ऑर्डर को रिप्रेजेंट, ये फर्क याद रखना है। तो वो कह रहा है कि जो हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने a से रिप्रेजेंट किया, raised to the power n less than 1। दिस इज दी टोटली अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। ठीक है, ये जो हमने इनइक्वालिटी मेंशन की है यहाँ पे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन। a को हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कहा है, रेज टू दी पावर n लेस देन 1। लेस देन 1 से मुराद है एक कम, जितना ऑर्डर होगा उसे एक कम कर देना है आपने। तो इसके लिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है, जरूर लें, मैं इसको इरेज करने लगूँ। अच्छा यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अब जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना चाहें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम हाफ लाइफ लिखना चाहें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर होगा यहाँ पे। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी? थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगी? वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होगी T1/2 और यहाँ मैं लिखूंगा 1 फर्स्ट ऑर्डर, दैट विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर n। n यहाँ पे 1 आएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर है, 1 - 1, तो बताओ क्या आएगा? तो सर यहां पे आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए a की पावर 0 बचेगा, एंड यू नो a की पावर जब 0 होगी तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल अब रट्टा मार रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इसकी जो है वो क्या नाम है, डेरिवेशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास इक्वेट, इनइक्वालिटी को इक्वेट करने लगूं तो 1/k आ जाएगा, 1/k आएगा। ये 1 नहीं होगा, सॉरी, ये 0.693 होगा, 693 ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर
कि जो हाफ लाइफ होती है, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ, वो इसके बराबर होती है, k इज दी कांस्टेंट, k इज दी कांस्टेंट, ये याद रखना है। सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम ये निकालना चाहें इसी के मुताबिक सेकंड ऑर्डर के लिए, तो हम n की जगह 2 पुट करेंगे, तो t1/2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 1 बचेगी पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ सेकंड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इनकी हाफ लाइफ को इनिशियल कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर था। सेकंड ऑर्डर के लिए पड़ता होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने से हाफ लाइफ को फर्क पड़ता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर जितने भी हाफ लाइफ होती हैं उनको इनिशियल कंसंट्रेशन कम ज्यादा लेने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन उसमें होती नहीं, जीरो होती है। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये जो वैल्यू लिखनी है आपने वो ये याद कर लें, बराबर होगी 1/KA। तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन देखें आ रही है सेकंड ऑर्डर के लिए, ये याद रख लें, रटा मार लें इसको, और रटा ही हमें मारना पड़ेगा। थर्ड ऑर्डर के लिए जब आप निकालोगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए तो वो आएगी T1/2 एंड विल बी दी थर्ड, क्योंकि ऑर्डर मैक्सिमम थर्ड हो सकता है, तो A⁻² हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी आपने ऐसे ही याद रख लेनी जैसे बाकी हैं, तो बराबर आ जाएगा 1.5 KA², इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट हाफ लाइफ पीरियड एंड हाउ हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है। अच्छा, याद करें जब मैंने आपको रिसेंट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं। कहां से आता है? तो रेट इक्वेशन से आता है। अब रेट इक्वेशन कहां से आती है? प्रैक्टिकली आती है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली ये सारा कुछ जब हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड कर लिया, प्रैक्टिकल रेट लॉ से रेट इक्वेशन निकाल ली, उसे फिर हम प्रैक्टिकली ऑर्डर निकाल लिया। अब जब ये ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर हम रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाते हैं। केमिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाते हैं बैठ के, कि आखिर कौन से रिएक्टेंट को ज्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड पे फर्क पड़ेगा और कौन से रिएक्टेंट को ज्यादा या कम करने से रिएक्शन की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, यानी प्रैक्टिकल जो चीज है उसे हम रेट इक्वेशन निकालते हैं रेट लॉ के मुताबिक, उसे हम रेट इक्वेशन से फिर हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर जब हमारा निकल आता है देन हम एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं फॉर दी आवर रिएक्शन। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसको डिटरमाइनिंग भी पढ़ते हैं, डिटर्मिनिंग का मतलब होता है मालूम करना, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अच्छा जी, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में आता है, तो इसको देखते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा हो, तो जो ओवरऑल स्टेप स्लोएस्ट होता है और रेट को कंट्रोल करता है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। सही है। इफ आ केमिकल रिएक्शन takes place in several step, उम्मीद है समझ आ रही होगी, समझ आ रही तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, हमें भी फिर अच्छा लगेगा, आपको अगर अच्छा लग रहा है। इफ अ केमिकल रिएक्शन takes place in several steps, then the slowest step which controls जो क्या कंट्रोल करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको? उसी को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलेंगे। आरडी भी इसको बोलते हैं, आरडी स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, आरडी। अब कैसे? फॉर एग्जांपल हम एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, वो हमें समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमारे पास है NO2 गैस। ये NO2 गैस जब रिएक्ट करती है विद कार्बन मोनोऑक्साइड तो इससे बनती है NO गैस और प्लस में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जब रेट इक्वेशन लिखते हैं, यानी बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक कुछ भी नहीं आता उसमें, तो रेट जो है वो सिर्फ NO2 की पावर डबल के ऊपर, यानी ये सेकंड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू NO2, नॉट CO की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने पे रेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन जब हम इसको डबल करते हैं तो रेट 4 गुना बढ़ता है, यानी इसकी पावर सेकंड पे ये डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर हो गया NO2 के अकॉर्डिंग। तो ये बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक नहीं है, तो जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर इसका 2 आएगा इसको देखते हुए। तो अब ये सारा कुछ देखते हुए हमें एक बात तो समझ आई कि जो रिएक्शन को चीज कंट्रोल कर रही है ना, जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है उसकी स्पीड को,
वो है सिर्फ NO2, नॉट CO। लेट मी चेक दिस एग्जांपल, ये मैंने सही लिखी है नहीं। यस, दिस इज एग्जैक्टली, बिल्कुल सही लिखी मैंने, ऐसे ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रही है। यस, अब वो क्या, मैं आपको बता दूं। अब केमिस्ट क्या करते हैं, केमिस्ट इस चीज को समझते हुए कि भाई रेट जो है वो CO की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। जो मैकेनिज्म आप सेकंड ईयर में भी पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में भी शायद थोड़े बहुत पढ़े हो, तो वो इन्हीं की बेसिस पे हम बनाते हैं। देखो मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है। तो दूसरे स्टेप में CO ने हिस्सा लिया होगा, स्लो स्टेप में उसने हिस्सा नहीं लिया, तो स्लो स्टेप ही तो कंट्रोल कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन को। तो स्लो स्टेप में तो CO आया ही नहीं, कैसे, फिर इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल इसके आए। तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 उसमें क्या हुआ, CO नहीं आया, क्योंकि ऐसा हमें प्रैक्टिकली एविडेंस मिल गया। NO2 और NO2 आपस में मिली हैं और इससे बना है NO3 जो कि बेसिकली प्रोडक्ट नहीं है, NO जो कि प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये कोई इंटरमीडिएट बनी है बीच में, NO3, सही है, ये सारी गैसेज हैं। तो ये वाला जो स्लो स्टेप है ना, स्लो स्टेप, यही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो इसमें देखें, हमने इसको देखते हुए, रेट इक्वेशन को देखते हुए या रेट लॉ को देखते हुए या ऑर्डर को देखते हुए, ये हमने खुद सोचा कि फिर स्लो स्टेप में दोनों NO2 के मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, CO का मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं ले रहा। क्लियर हुआ? अब ना ये जो चीज बनी ये तो इंटरमीडिएट है ना। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, स्टेप टू, बस ये खत्म होने लगा लेक्चर। स्टेप 2, अब NO3 तो एक इंटरमीडिएट है, ये गैस है। अब पीछे जो CO है जो स्लो स्टेप में नहीं आई, जिसने रेट को कंट्रोल नहीं किया, इसके बगैर रिएक्शन ही होना, ये बात याद रहे, लेकिन रेट यानी स्पीड इस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो फिर ये सेकंड स्टेप में आया, तो मॉलिक्यूल ये वाला CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, इस स्टेप को हम फास्ट स्टेप बोलेंगे। इट मींस दिस स्टेप डजंट कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, सो इट डजंट मैटर कि CO यहां पे है या नहीं है, ये रेट को कंट्रोल नहीं करी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड भी नहीं किया। तो यहां पे फाइनली हमारे पास जो बनी है वो बनी है क्या, इससे जो है वो NO2 बनी है और प्लस में बनी है कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, इन दोनों स्टेप्स का अगर आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो यही बनेगा, काट वाट के, ठीक है। तो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कैसे निकालते होते। बहरहाल फाइनली हमने ये चीज बता दी है उसको, इसमें यही बने हैं, हाँ ठीक है, यही बनेगा। तो फास्ट स्टेप में इसने हिस्सा लिया, ये वाला स्टेप फास्ट कहलाएगा, और स्लो स्टेप में इसने हिस्सा नहीं लिया। तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, NO2 और NO2 के 2 मॉलिक्यूल। तो इस रेट लॉ को देखते हुए हमने ये मैकेनिज्म डेवलप किया। सो दिस रिएक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स। ये जो रिएक्शन हुआ ये वाला 2 स्टेप, इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। आई रियली होप यू गॉट these all points in my lecture, in your lecture actually. So if you consider this is for you and this will again for you and this is your lecture, so you must like it. Thank you so much. Allah Hafiz.